हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं डॉक्टर मुकेश चौहान आपको बीए थर्ड ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स थर्ड ईयर के सिलेबस में सांख्यिकी का एक चैप्टर जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है सहसंबंध कोरिलेशन, के बारे में आपको आज महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और दो श्रेणियों के बीच में कैसे सहसंबंध को ज्ञात किया जाता है उसके बारे में आपको तरीके और वीडियो से उसको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप जानते हो कि अब समय काफ़ी बदल गया है। आजकल जो क्लासेस में लाइव क्लासेस होनी चाहिए थी, बच्चों का सीधा इंटरेक्शन होता है जिसमें, वो चूँकि इस महामारी की वजह से कुछ समय के लिए रुक सा गया है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप उन सभी चैप्टर्स और टॉपिक्स का अध्ययन आप हमारे इस चैनल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। एक हमने प्रयास किया है सुखड़िया विश्वविद्यालय से लेकर, अजमेर से लेकर, जयपुर से लेकर के भारत के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इस चैनल के माध्यम से हम सहसंबंध टॉपिक, जिसे आप कोरिलेशन कहते हैं, उसको समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सहसंबंध या कोरिलेशन सहसंबंध या कोरिलेशन दो श्रेणियों में किस प्रकार का रिलेशन है उसको बताने के लिए ज्ञात किया जाता है। जैसे दो कोई श्रेणी है, जैसे कीमत, जिसे आप बोलते हैं प्राइस, और दूसरा है मांग, जिसे आप बोलते हैं डिमांड। तो दो श्रेणियों में किस प्रकार का सहसंबंध है, वे किस प्रकार से रिलेटेड है एक दूसरे से, इसको ज्ञात करने के लिए कोरिलेशन अपनाया जाता है। अब पता है जब कीमत बढ़ती है तब मांग बढ़ती है। When price rises, जब कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ती है। इस प्रकार कीमत और मांग में इनवर्स, जिसे बोलते हैं विपरीत संबंध, स्थापित। इसी प्रकार कीमत और पूर्ति, कीमत वही आपका प्राइस एंड पूर्ति आपका वही सप्लाई। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर पूर्ति या सप्लाई बढ़ती है। इसी प्रकार इनपुट और आउटपुट में भी सीधा या प्रत्यक्ष संबंध है। इनपुट बढ़ने पर आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट गिरने पर आउटपुट। ऐसी अनेक स्थितियां हैं जहां पर दो श्रेणियों के बीच में या तो
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, या तो प्रत्यक्ष या फिर इनवर्स रिलेशनशिप होती है। कई दफा दो श्रेणियों के बीच में रेखीय संबंध भी होता है, अर्थात ये वो श्रेणी एक्स और y है, इनके बीच का अनुपात जो है वो निश्चित होता है, स्थिर होता है। इसको बोलते हैं रेखीय सहसंबंध, लीनियर कोरिलेशन। ऐसे ही आपका मल्टीपल कोरिलेशन भी होता है। आपको पता ही है, कृषि जो है, एग्रीकल्चर, कई सारी बातों पर निर्भर करती है। उसमें क्लाइमेट एंड सीजन है, रेनफॉल है, इसी प्रकार आपका वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, फर्टिलाइजर है। तो ऐसी अनेक बातें हैं, ऐसे अनेक इनपुट्स हैं जिसके ऊपर एग्रीकल्चर आपका डिपेंड करता है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। तो दोस्तों, आज हम आपको कोरिलेशन के बारे में समझा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं। कोरिलेशन जो है, इसकी वैल्यू भी है -1 से +1 के बीच में लाई करती है। और अगर कोरिलेशन नहीं है, अगर ये वैल्यू 0 आती है तो नो कोरिलेशन। दो श्रेणियों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अब कोरिलेशन को मापने हैं कि मोटे तौर पर तीन विधियां हैं, 3 मैथड्स हैं। पहला मैथड जो है वो है आपका कार्ल-पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मेजर करने के ये तरीके, एक तो एक्चुअल मीन से, दूसरा एज्यूम मीन से। मैं सबसे पहले आज एक्चुअल मीन टेक्निक या मेथड का इस्तेमाल करते हुए दो श्रेणियों में कोरिलेशन कार्ल-पियर्सन मेथड से ज्ञात करना सिखाऊंगा। ये ले लीजिए, एक श्रेणी है x और ये है y। x है 1, 2, 3, 4 और 5, y है 2, 4, 6, 8 और 10। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र या स्टूडेंट या स्कॉलर इन दोनों श्रेणियों को देखकर ही पता लगा सकता है कि इनमें किस प्रकार का संबंध है। ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, तो पहली बात तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड, क्योंकि ये एक से
बढ़ रहा है, ये 2 से बढ़ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू भी बनाएंगे 1 इंटू 2 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 4 2 जा 8। ये लीनियरली रिलेटेड, इनका रेशियो जो है वो 1:2 पर है, इसलिए इसकी आर की वैल्यू देखी पता लगता है। फिर भी मैं आपको जो है वास्तविक माध्य विधि से जो करके बताता हूँ। सबसे पहले वास्तविक माध्य निकालने के लिए इस मेथड से आपको ज्ञात ही है, इसको जोड़ लीजिए। 3 की 6 4 10 और 5 15, इन सब का योग जो है वो 15 है। तो 15/5 एन आपके 5 है। इसी प्रकार y का ही मान निकाल रहे हैं, सिग्मा y/n। ये 6 6 12 20 और 10 30, सिग्मा y आपका 30 है। दोनों के एक्चुअल मीन निकालने के बाद आप इनका डिविएशन निकालिए, जिसको हम dx बोलेंगे, डिविएशन फ्रॉम x। x कितना है, मीन x बार कितना आपका 3 है, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 3 में 3 इज 0, 4 में 1, 5 में 3। इसका इस्तेमाल कर लीजिए आप वैल्यू का। 2 2 are 4 1 0 1 and 2। ये आपका आ गया 5 और 10। इसी प्रकार आप y कर लीजिए, y माइनस y बार dy, ये dy का स्क्वायर कर लीजिए, और अंत में आप dx और dy को भी मल्टीप्लाई। dy आपका ये निकलेगा 6 से, तो 2 में से 6 गया माइनस 4 में से 6 गया माइनस 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 6 गया तो 4। इसको भी आप जो है स्क्वायर लीजिए, 64 0 4 और 60, ये सिग्मा dy स्क्वायर आपका 40 आएगा। अब आप dx और dy को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 dx dy को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, dx और dy को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 4 2s are 8, 2 1s are 2, 0 0 0, 4 1s are 4, 4 2s are 8। Against here, minus 2 into minus 4 is plus 8, minus 1 into minus 2 is 2, 1 into 0 is 0, is 0 into 0, 1 into 4 is 4, and 2 into 4 is 8, 12 और 10 22 है। ये आपका सिग्मा dx dy है। तो दोस्तों, आज हम आपको कोरिलेशन के बारे में समझा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं। कोरिलेशन जो है इसकी वैल्यू भी है -1 से +1 के बीच में लाई करती है। और अगर कोरिलेशन नहीं है
अगर ये वैल्यू शून्य आती है तो नो कोरिलेशन। दो श्रेणियों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अब कोरिलेशन को मापने हैं कि मोटे तौर पर तीन विधियां हैं, तीन मैथड्स हैं। पहला मैथड जो है वो है आपका कार्ल-पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मेजर करने के ये तरीके, एक तो एक्चुअल मीन से, दूसरा एज्यूम मीन से। मैं सबसे पहले आज एक्चुअल मीन टेक्निक या मेथड का इस्तेमाल करते हुए दो श्रेणियों में कोरिलेशन कार्ल-पियर्सन मेथड से ज्ञात करना सिखाऊंगा। ये ले लीजिए, एक श्रेणी है X और ये है Y। X है 1, 2, 3, 4 और 5, Y है 2, 4, 6, 8 और 10। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र या स्टूडेंट या स्कॉलर इन दोनों श्रेणियों को देखकर ही पता लगा सकता है कि इनमें किस प्रकार का संबंध है। ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, तो पहली बात तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड, क्योंकि ये एक से बढ़ रहा है, ये दो से बढ़ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। 1 इंटू 2 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ये लीनियरली रिलेटेड है, इनका रेशियो जो है वो 1:2 पर है, इसलिए इसकी आज की वैल्यू देखी पता लगता है। फिर भी मैं आपको जो है वास्तविक माध्य विधि से जो करके बताता हूँ। सबसे पहले वास्तविक माध्य निकालने के लिए इस मेथड से आपको ज्ञात ही है, इसको जोड़ लीजिए। 3 3 6 4 10 और 5 15, इन सब का योग जो है वो 15 है, तो 15/5/3 n आपके 5 है। इसी प्रकार y की माध्य निकाल लें, सिग्मा y/n, ये 6 6 12 20 और 10 30, सिग्मा y आपका 30 है। दोनों के एक्चुअल मीन निकालने के बाद आप इनका डिविएशन निकालिए, जिसको हम dx बोलेंगे, डिविएशन फ्रॉम x। x कितना है, मीन x बार कितना आपका 3 है, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 3 में 3 इज 0, 4 में 1, 5 में 3। इसका स्क्वायर कर लीजिए आप वैल्यू का, 2 2 are 4, 1 0 1 2। ये आपका आ गया 5 और 10। इसी प्रकार आप y कर लीजिए, y माइनस y बार dy, ये dy का स्क्वायर कर लीजिए,
और अंत में आप इन dx और dy को भी मल्टीप्लाई। dy आपका ये निकलेगा 6 से, तो 2 में से 6 गया -4, 4 में से 6 गया -2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 6 गया तो 4। इसको भी आप स्क्वायर लीजिए, 64, 0, 4 और 16, ये सिग्मा dy स्क्वायर आपका 40 आएगा। अब आप dx और dy को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 8, dx dy को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, dx और dy को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 0 0 0, 4 1s are 4, 4 2s are 8. Against here, -2 into -4 is +8, -1 into -2 is 2, 1 into 0 is 0, 0 into 0, 1 into 4 is 4, and 2 into 4 is 8, 12 और 10 22 है। ये आपका सिग्मा dx dy है।